Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, और ये है आपका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में पहले ही कवर कर चुके हैं अपना जो पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। फिर उसके बाद हमारा एम्पायर का पार्ट है, जिसमें मेनली हमने बात की है मौर्यन एम्पायर के बारे में। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने रूलर राइट्स को लेके, डिवाइन किंग्स को लेके, और मेनली बात करें तो पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो पूरा सिलसिला है उसको हमने बड़े ही अच्छी तरीके से समझा है। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप एक्सक्लूसिवली जितने भी हमारी वीडियो है वो सब हमने वहीं पे लिस्ट कर रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पार्ट नंबर 3 की, तो देखिए इसमें हमने अभी तक क्या किया, किंग्स को भी कवर कर लिया, फार्मर्स को भी कवर कर लिया, और बचा है हमारा टाउन। जैसा कि चैप्टर का नाम है तो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं फ्लो में। तो अब हम बात करेंगे आज टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमें बात करें तो ये जो चैप्टर है वो उसका टाइम पीरियड क्या है आपको पता है। इंट्रोडक्शन में अगर आपने अच्छे से सुना होगा, मेरा जो लेक्चर था पार्ट नंबर 1 का, उसमें मैंने बताया था इसका जो टाइम पीरियड है वो अपना कितना है, 600 BC से लेकर, है ना, 600 BC से लेकर वही मेनली 600 CE तक ही है। ठीक है, तो ये अपना पूरा टाइम पीरियड है। तो जाहिर सी बात है, अब इसी टाइम पीरियड के बीच में हम ये देखेंगे कि इस टाइम पीरियड के बीच में कौन कौन से अर्बन सेंटर्स इमर्ज होना शुरू हुए हैं। अब देखिए, जैसे हम अगर इस पे देखें, अगर हमें देखना है कि अर्बन सेंटर्स किस तरीके से इमर्ज हुए, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा महाजनपदास की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमें कई सारी कैपिटल सिटीज़ मिली थी। और ये भी गौर करने वाली बात है कि जब हम देखते हैं ज़्यादातर जो मेजर टाउन्स हैं वर्चुअली यहाँ के महाजनपदास के, तो वो ज़्यादातर रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के आसपास लोकेटेड थी या वहाँ उसी के पास लोकेटेड थी। 6th सेंचुरी BC से जो अर्बन सेंटर्स थे वो हमें डिफरेंट पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के मिलना शुरू हो गए थे, और इसमें से ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया, महाजनपदास के जो कैपिटल्स थी, जैसे कि सिटीज़ थी, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैनी हो गया, पुहार हो गया, मथुरा हो गया। अब ये सब क्यों थी, ये आपके मन में सवाल उठेगा। तो देखिए, जो पाटलिपुत्र था वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के आसपास थी, यानी ये या तो रिवर राइन रूट्स के पास होंगे, या तो ये जो सिटीज़ होंगी वो लैंड रूट्स के पास होंगी, या तो ये जो है कहीं ना कहीं नियर द कोस्ट होंगी, या इनकी कोई और जो है खासियत होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेनली पाटलिपुत्र के बारे में, तो ये अपना जो है ये रिवर राइन रूट्स के पास लोकेटेड थी। उज्जैनी के बारे में बात करूँ तो उज्जैनी जो थी वो लैंड रूट्स के पास लोकेटेड थी। पुहार के बारे में बात करूँ तो ये नियर द कोस्ट थी। कोस्ट मतलब जो वो रूट जो कि जहाँ से जो समुंदर है वो शुरुआत होती है जिसकी। फिर उसके बाद कई सारी सिटीज़, जैसे कि मथुरा, ये एक तरीके से बसलिंग सेंटर, बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी का। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो उभरना शुरू हुई थी और ये क्यों हुई थी, इसका आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें कई सारे वोटिव इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो कि हमें आइडिया देते हैं टाउन के लोगों के बारे में जानने के लिए, या मैं कह सकता हूँ टाउन पीपल के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे कि ये वोटिव इंस्क्रिप्शन होते क्या हैं। तो देखिए, जो वोटिव इंस्क्रिप्शन होते हैं उनको मैं अगर कहूँ तो ये सिंपली एक रिकॉर्ड गिफ्ट्स होते हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं, यानी धार्मिक स्थल या धार्मिक जगहों पे इसका दान किया जाता है गिफ्ट के तौर पे, जिसे हम कहते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस देखे थे कई सारी चीज़ों के ऊपर, कई सारी चीज़ों के बेसिस रख के सामने, अगर हम बात करें यहीं इसी तरीके से टाउन में, तो देखिए टाउन में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। सबसे पहले इलाइट्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में। इलाइट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सोसाइटी में सुपीरियर होते हैं ग्रुप में ओवरऑल, और क्राफ्ट पर्सन आपको पहले से ही पता हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किंग्स और जो रूलिंग इलाइट्स थे वो अपना फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, जो डेवलप सिटीज़ थी, अच्छी खासी बनी हुई थी। ऑल्दो ये डिफ़िकल्ट है ऐसा पता लगाना कई एक्सटेंसिव एग्जीबिशन से, क्योंकि कई सारी करी गई हैं साइट्स में, क्योंकि जो लोग हैं वो आज भी हड़प्पन सिटीज़ में रहते हैं, और कई सारे वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हमें इन सारे एग्जीबिशन से मिले हैं, जिसमें कि आपका फाइन पोर्टरी बॉल्स हो गया, डिशेस हो गया, ग्लोसी फिनिश हो गया, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर हो गए, जो कि हो सकता है प्रोबेबली रिच पीपल यानी अमीर लोगों के द्वारा यूज़ किए गए हों। और हमें कई सारे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, वेसल्स मिलते हैं, फिगराइन मिलते हैं, और कई इसी तरीके के रेंज ऑफ मटेरियल, जैसे कि आपका सोना हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्जे, आइवोरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा,
ये सारे मिलते हैं और इनसे हमें पता लगता है कि हाँ अर्बन सेंटर्स में इस तरीके की जो इकोनॉमी थी, इस तरीके की जो कंडीशंस थी वो हमें देखने को मिली है। और आर्टिशंस जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने आप को गिल्ड्स में, श्रेणी में अपना ऑर्गेनाइज कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में जैसे एसोसिएशंस होते हैं, लेबर एसोसिएशन, इस तरीके का आपने सुना होगा, तो उस ज़माने में भी इसी तरीके का आप पैरेलल समझ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग था। और ये इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, गिल्ड में, श्रेणी में ऑर्गेनाइज कर लिया था। अब आप बोलेंगे ये गिल्ड क्या होता है, तो देखिए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। तो देखिए जो गिल्ड होता है इसमें क्या होता है, हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो जब पूरा माल बन जाएगा तो इसका मार्केट में क्या प्राइस होगा, सब लोग एक प्राइस पे कैसे बेचेंगे, फिनिश गुड्स को किस तरीके से बेचा जाएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती थी। अब जो देखिए जो ट्रेड था वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक ही कन्फाइन नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें कई सारे एविडेंसेस मिले हैं जहां हमने देखा ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक, इस एरिया के हमें जो मैं कह सकता हूं जो आर्टिसंस के, ट्रेडर्स के कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि हमारे कई सारी पोट्रीज़ मिली हैं। उन सब से हमें पता चलता है कि हाँ इनका जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक ही कन्फाइंड नहीं था। ये लगभग आपका नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना तक भी था। अब यहाँ पे देखिए जो इंडिया था आपको पता है वहाँ पे स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, फाइन पियर्स, आइवोरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब में जो है ट्रेड अच्छे खासे किए जाते थे उस टाइम पे। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, बाहर भी किया जाता था। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जब ट्रेड किया जाता होगा तो जाहिर सी बात है जो कॉइन्स हैं वो इश्यू की जाती होंगी किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा या किंग्स के द्वारा। तो यही चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से जो एक्सचेंजेस थे, मैं बात करूं पार्टिकुलरली ट्रेड एरियाज़ में, तो टू सम एक्सटेंट जो एक्सचेंजेस थे वो कॉइनेज के ही द्वारा फैसिलिटेट किए गए थे, यानी उसी के द्वारा होते थे। अब आप पूछेंगे कि किस किस टाइप की जो कॉइन्स थी वो होंगी, तो देखिए उस टाइम पे पंच मार्क कॉइन थी, सिल्वर की, कॉपर की, 6th सेंचुरी BCE से हमें मिली है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिल्वर और कॉपर जो सबसे अर्लीस्ट मानी जाती है, जो इशू की गई थी, यूज़ की गई थी, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन। अब यहाँ पे कई सारे एग्जीबिशन से हमें पता चला है, कई सारी नंबर ऑफ़ साइट्स मिली हैं हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और नुमिस्टेमेटिक्स ने भी ये स्टडी किया है। नुमिस्टेमेटिक्स मतलब वो जो इन सब की कॉइनेज वगैरह की स्टडी करते हैं, इन्होंने स्टडी किया है कि इसी तरीके की और जो बाकी कॉइन्स हैं वो हमें दिखाती हैं कि कुछ ना कुछ कमर्शियल नेटवर्क हमें मिला है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है कि जब पंच मार्क दे रखा है कॉइन में और जब हमें कोई डिफरेंट कॉइन मिलेगी जो कि दूसरे एरिया की है, तो जाहिर सी बात है वो क्या शो करेगी कि इस कॉइन का और जिस एरिया की वो कॉइन थी इसका कुछ ना कुछ कमर्शियल नेटवर्क ज़रूर रहा होगा। अब देखिए अटेम्प्ट करे गए हैं पता लगाने की कि जो ये सिम्बल्स हैं पंच मार्क कॉइन्स पे वो किस स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जिसमें हमें कई सारे आइडेंटिफाई करने के बाद मौर्यास के कुछ कॉइन्स मिले हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये जो कॉइन्स थी ये हो सकता है किंग्स के द्वारा इशू की गई हों। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये मर्चेंट्स यानी जो ताजिर वगैरह थे, बैंकर्स और जो टाउन्स पीपल थे वो सब भी हो सकता है, चांसेस हैं कि इन्होंने कॉइन्स इशू किए हों। अब जो पहली कॉइन थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो पहला कॉइन था जिसने नेम रूलर का और इमेज रूलर का जिस कॉइन पे लिखा हुआ था वो इश्यू की गई थी इंडो ग्रीक्स रूलर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इंडो ग्रीक्स रूलर के द्वारा। इंडो ग्रीक्स रूलर्स वो थे जिन्होंने अपना जो कंट्रोल था पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, हमारे सब कॉन्टिनेंट पे इस्टेब्लिश कर रखा था, लगभग आप कह सकते हैं 2nd सेंचुरी BC के आसपास। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहली गोल्ड कॉइन थी, ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट मैंने आपको बताया, पहली कॉइन जिसने रूलर्स का नाम और रूलर्स की इमेज जो है जिस पे छपी थी। जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि जो पहला गोल्ड कॉइन था वो इशू किया गया था अप्रॉक्स 1st सेंचुरी CE में कुशानास के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थी ये कॉइन्स थी ये वर्चुअली आइडेंटिकल थी वेट में भी, जो कि कंटेम्प्रेरी रोमन एम्प्रेस के द्वारा भी यही सिमिलर कॉइन्स इशू की गई थी उसी टाइम पीरियड में। पार्थियन रूलर्स जो ईरान के थे उनके द्वारा भी इसी तरीके की हमें सेवरल साइट्स में नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल एशिया में मिली हैं। और ये जो पूरा गोल्ड कॉइन का वाइड स्प्रेड यूज़ है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रही होगी जो ट्रांजैक्शन किए गए होंगे। इसी के साथ हमें कई सारे रोमन कॉइन्स मिली हैं उनके होर्ड्स में। होर्ड्स मैंने आपको बताया HOARD, जो कि जिसमें कई पुरानी दस्तावेज कॉइन्स वगैरह रखी गई होंगी। तो होर्ड्स हमें कई सारे मिले हैं जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स से साउथ इंडिया में
रोमन कॉइन्स। अब ये जाहिर सी बात है, यही इंडिकेट करता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो भारी मात्रा में या कमर्शियल नेटवर्क उस टाइम में बहुत अच्छा रहा होगा। अब ये ऑब्वियस है कि जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जैसे कि आपको पता है कि साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का तो पार्ट नहीं था, लेकिन उसका ट्रेड से बहुत क्लोज कनेक्शन था साउथ इंडिया का रोमन एम्पायर से। अब यहाँ पे कई सारी कॉइन जो हैं वो ट्राइबल रिपब्लिक्स के द्वारा भी इशू की गई होंगी, जिसमें बता रखा है कि आपका युदियास पंजाब के, हरियाणा के जो युदियास हैं ये दोनों पंजाब और हरियाणा में आपको मिलेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ये निकाला है कि जो 1000 कॉपर कॉइन्स हैं वो हमें मिली हैं युदियास के एरियाज़ में। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बाद में जब हमने देखा तो इसको पता चला कि इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनकी कॉइन्स बाकी इलाके में भी मिलना शुरू हुई थी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्राइबल्स में युदियास पंजाब और हरियाणा के ये सब इश्यूज़ करते थे कॉइन। अब ट्राइबल्स के बाद देखा जाए तो जो सबसे स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन इशू की गई थी, यानी सबसे बेहतरीन, वो की गई थी गुप्ता रूलर्स के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्तास के द्वारा। इन्होंने सबसे बेहतरीन, ऐसा माना जाता है, गोल्ड कॉइन इशू की थी। अब क्यों की थी? क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी प्योरिटी की वजह से ये रिमार्केबल कॉइन्स थी, और इस कॉइन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन यूज़ किए जाते थे, यानी इस कॉइन से जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन किए जाते थे, जिससे राजाओं को भी बेनिफिट होता था। 6th सेंचुरी सी ऑनवर्ड से यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोड़ आया। कौन सा मोड़? कि जो गोल्ड कॉइन्स के जो मैं कह सकता हूँ फाइंड्स हैं, ठीक है, उनका मिलना बंद हो गया, या उस टाइम पीरियड के बाद जो गोल्ड कॉइन है वो इशू कम होना शुरू हो गई, ये भी हम कह सकते हैं। अब इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे ये इंडिकेट होता है कि क्या उस टाइम पे जब ये पीरियड था अपना 6th सेंचुरी CE, तो क्या इस पीरियड में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी कि इतनी सारी कॉइन्स इशू होना या मिलना बंद हो गई? यह आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब हिस्टोरियंस इसमें अलग अलग अपनी ओपिनियन देते हैं। कोई ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उस टाइम पे कोलैप्स हो गया था, तो इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हो गया हो, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं जिनकी प्रॉस्पेरिटी हैं वो अफेक्ट हुई हो, कम्युनिटीज़, रीजन्स, इन सबको भी इससे बेनिफिट्स ना मिला हो। बाकी लोग आर्ग्यू करते हैं कि हो सकता है नए टाउन्स और नए जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्ट हो रहे थे, शुरू होना, उभरना इस वक्त में, वो भी एक रीज़न हो। इन्होंने ये कहा है कि हालांकि हमें फाइंड्स ऑफ कॉइन्स नहीं मिल रही हैं, फ्यूअर हैं, लेकिन हो सकता है जो कॉइन्स हैं वो इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में हमें मिल रही हैं, यानी ये पता चल रहा है कि कॉइन्स मौजूद थी इस पीरियड में इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट के द्वारा। हालांकि हमें कॉइन्स वगैरह इशू होना या इस तरीके की जो कुछ एविडेंस है या कॉइन्स मिलना बंद हो गई थी। तो इस तरीके से हिस्टोरियंस अपने अपने ओपिनियंस 3-4 देते हैं इसी चीज़ के ऊपर, जो मैंने बताया आपको, जो नया मोड़ आया 6th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत कम फ्यूअर फाइंड्स मिली हो, क्योंकि जो कॉइन थी वो सर्कुलेशन में ना हुई हो, वो लोगों ने इकट्ठा कर ली हो, रख ली हो, होल्ड कर लिया हो? ये आपके सामने सवाल है, इसके बारे में अच्छे से सोचिएगा। तब तक हम मूव करते हैं अगले टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो हमारा बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिपर्ड। यस, तो फ्रेंड्स अब हम वहीं वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी हम वही बेसिक्स पे जा रहे हैं। बेसिक का मतलब कि अभी तक जो भी हमने कुछ पढ़ा है सोर्सेज में वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा पढ़ा है, और अब हम वही बात करने जा रहे हैं सीधा मुद्दे की कि इंस्क्रिप्शन को समझा कैसे जाता है। अभी तक हमने टाउन्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पूरा बताया, फिर ट्रेड के बारे में बताया, फिर उसके बाद इससे पहले फर्स्ट से चले तो हमने एम्पायर के बारे में बताया, मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नए छोटे छोटे किंगडम्स उभरे थे, फिर रूलर्स, एलाइट्स के बारे में, फिर टाउन्स के बारे में। अब हम वापस बेसिक पे आ गए हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से कैसे मिली और हिस्टोरियंस कैसे पता लगाते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अभी तक हमने कई सारे इंस्क्रिप्शन के टुकड़े पढ़े, यानी पार्ट्स पढ़े। पार्ट्स का मतलब है कुछ चीज़ें जो हमें मिली हैं उन्होंने, उससे हमने समझा कई सारी चीज़ें। सवाल ये है कि कैसे हिस्टोरियंस फाइंड कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग रहती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्राह्मी का। देखिए, ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट थी जिससे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ड्राइव हुई है, जिसे हम ब्राह्मी कहते हैं, यही वो स्क्रिप्ट है जिससे जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखी गई थी। अब आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है जिसमें देवनागरी को अशोकन ब्राह्मी से कंपेयर कर रखा है या उसकी तरह मान रखा है, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी से जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, इंडियन पंडित की मदद से उन्होंने इसी के ऊपर काम किया कि वो किस तरीके से जो भी हमें कंटेम्प्रेरी बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट मिलती है उसको हम किस तरीके से
कंपेयर करके कुछ ना कुछ पता लगा सकते हैं। स्कॉलर्स ने भी अर्ली इंस्क्रिप्शंस को कई बार पढ़ा है और ऐसा माना है कि ये अज्यूम करके कि ये संस्कृत है। ऑल्दो जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है इनफैक्ट वो है प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृतिक। और यही जो इंस्क्रिप्शन है वो मिली ही हमें। सबसे पहले हमें जो अशोकन ब्राह्मी है वो आपको पता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जेम्स प्रिंसेप जो कि एक मिंट ऑफिसर थे, ठीक है। कई पेंस टेकिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद, कई दशकों के बाद हमें जो है कई एपिग्राफिस्ट ने, जेम्स प्रिंसेप ने ये अशोका ब्राह्मी को फाइंड किया था, डेसिपर किया था 1838 में, ठीक है। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये ऑफिसर थे। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं खरोष्टी के बारे में। खरोष्टी इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने सुना होगा, इस स्क्रिप्ट के बारे में आपने सुना होगा। फ्रेंड्स, हमने पहले तो ये बात कर ली ब्राह्मी के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं खरोष्टी के बारे में। तो इसकी जो स्टोरी है वो ब्राह्मी या बाकी इंस्क्रिप्शन से अलग है, बाकी स्क्रिप्ट से अलग है। कैसे? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट थी ये हमें नॉर्थ वेस्ट में मिली है और काफ़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि जो हमें इंडो ग्रीस की कॉइन्स मिली है ना, उसी पे हमें जो इन्होंने ज़्यादातर जो पूरा एरिया था 2nd-1st सेंचुरी के आसपास, उन्होंने ये सारी कॉइन्स का ही इस्तेमाल किया था इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब इन कॉइन्स में जो है कई सारे किंग्स का नाम है जो कि ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी है। मुद्दे की बात यह है कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनकी कॉइन्स में ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में हमें कई सारे किंग्स के नाम मिले हैं। यूरोपियन स्कॉलर्स जो कि मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से जो लेटर है समझ सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो सिंबल ए है, यानी ए सिंबल है, वो हमें दोनों स्क्रिप्ट में मिलता है, यानी हमें खरोष्टी में भी मिलता है, ग्रीक में भी मिलता है। तो इससे क्या हो सकता है, हम ये समझ सकते हैं कि जो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है अपोलोडोटस, तो ये जो दोनों स्क्रिप्ट में हमें मिलता है, तो ये हम दोनों स्क्रिप्ट से समझ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ खरोष्टी और प्राकृतिक का जो रिलेशन है वो कुछ ना कुछ सिमिलर है स्क्रिप्ट में, तो ये हमें देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, अब आपको धीरे धीरे जो इंस्क्रिप्शन का पूरा नज़रिया है वो आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा। आपके मन में अब धीरे धीरे जिज्ञासा जग रही होगी कि किस तरीके की जो एपिग्राफिस्ट या हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं। क्योंकि अब आपने ये तो जान लिया कि क्या कौन कौन सी स्क्रिप्ट थी, किस किस टाइम पीरियड में थी, और पार्टिकुलरली इस चैप्टर के मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सारी चीज़ें जान ली। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंसेस हम इंस्क्रिप्शन से निकालते हैं, यानी जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से इंस्क्रिप्शन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं, अगर हमें ये पता करना है कि एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस कैसे काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 अशोका के इंस्क्रिप्शन को बहुत क्लोजली से देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। चलिए, अब ये आप नोट कर लीजिए कि जो अशोका है रूलर, उसको कहीं भी इंस्क्रिप्शन में उसका नाम मेंशन नहीं कर रखा। जी हाँ, आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह टाइटल यूज़ कर रखा है, जैसे कि देवनाम्पिया, जिसे हम बिलव ऑफ द गॉड कहते हैं, और फिर उसके बाद पियादासी। इस तरीके के जो नाम हैं वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। पियादासी को हम कह सकते हैं प्लीजेंट टू बीहोल्ड। अब जो देखिए वो नाम जो अशोका में वो कुछ और इंस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, ऐसा नहीं है सारे इंस्क्रिप्शन में नहीं मेंशन कर रखा, ठीक है। और कहीं कहीं हमें टाइटल्स मिल जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि जिसमें हमें किसी इंस्क्रिप्शन में पियादासी मान लो मिल गया और दूसरी इंस्क्रिप्शन में हमें अशोका नाम का जो है रूलर जो है मेंशन मिल गया इंस्क्रिप्शन में। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो देखिए, इसको पता लगाने के लिए सारी की सारी उस इंस्क्रिप्शन को कहाँ पे वो मिली, किस तरीके उसका कंटेंट था, किस तरीके का उसका स्टाइल था, किस तरीके की लैंग्वेज थी, और पूरा पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, इन सब को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ने के बाद ही कंक्लूड करते हैं कि ये उसी सेम रूलर के द्वारा इशू की गई है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो अशोका ने ये क्लेम किया था कि इससे पहले जितने भी रूलर्स आए थे उनके पास कोई रिपोर्ट रिसीव करने का सिस्टम नहीं था, क्योंकि अशोका के टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह जो सिस्टम था, ये रिपोर्ट देने का, ये सब आ गया था। तो अब आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, या मैं उठा सकता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें अशोका के पहले, अशोका के टाइम पीरियड के, तो आपको लगता है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है। हिस्टोरियंस कॉन्स्टेंटली इस चीज़ों पे, इन चीज़ों के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन में बताई गई हैं उनको जज करने के लिए कि ट्रू है या नहीं है, इसके ऊपर काम करते हैं। अगर आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो
वर्ड्स हैं कुछ, आप जब अपनी बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री की तो उसमें कई सारे आपको इंस्क्रिप्शन के वर्ड जब एक्सप्लेन कर रखे होते हैं तो उसमें आपको ब्रैकेट में कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं। वो क्यों दे रखी होती हैं? ये इसलिए किया जाता है और बहुत केयरफुली किया जाता है ताकि जो एपिग्राफिस्ट है वो अपनी मीनिंग की, यानी सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको क्लियर कर सके और ये इंश्योर कर सके कि जो ऑथर का इंटेंडेड मीनिंग है, यानी जो वो पहुंचाना चाहता है जो मीनिंग आप तक, वो ना बदले। और सिर्फ यही नहीं है, हिस्टोरियंस को बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना होता है, बाकी असेसमेंट के ऊपर भी काम करना होता है। मान लीजिए अगर एक किंग्स का ऑर्डर है ना, और उसमें एक नेचुरल रॉक के ऊपर या कोई सिटीज़ के आसपास या कोई इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ पे कोई मैसेज इंस्क्राइब कर रखा है, तो क्या जो पासर बाय हैं वो रुकेंगे और उसको पढ़ेंगे? क्योंकि जो ज़्यादातर लोग थे वो लिटरेट नहीं थे। यहाँ पे ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या जो हर लोग हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उनको प्राकृतिक जो स्क्रिप्ट है जो पाटलिपुत्र में यूज़ की गई थी वो हर लोगों को समझ में आती हो पूरे सब कॉन्टिनेंट में? क्या जो किंग्स के ऑर्डर्स हैं वो फॉलो किए गए होंगे? अब ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये हमें बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा आसान नहीं होता इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करना। अब देखिए जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं अगर हम देखेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन में, तो वो हमें ज़्यादातर इंटरप्रिटेशंस को लेकर ही मिली है और मेनली हमें जो रूलर की पीड़ा है, एंग्विश है, यानी उसका दर्द है, उससे हमें लेकर मिली है। क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ा चेंज मिला है उनके एटीट्यूड में, जब उन्होंने वॉरफेयर को लेके अपना एटीट्यूड चेंज किया था, है ना। आपको अगर आपने पार्ट सेकंड अच्छे से पढ़ा होगा, पार्ट फर्स्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना जो एटीट्यूड था वो वॉरफेयर को लेके चेंज कर लिया था। अब आगे हम देखेंगे जो सिचुएशन है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम इंस्क्रिप्शन की जो रीडिंग है उसको फेस वैल्यू लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो तो हमें प्रेजेंट डे उड़ीसा में मिलती है, जो कि पूरी तरीके से दिखाती है, लेकिन वो ये मिसिंग करती है कि उस जो रूलर की पीड़ा थी वो किस तरीके की थी। अदर वर्ड में बात करें, दूसरी भाषा में बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें, तो इंस्क्रिप्शन जो है वो वहाँ नहीं मिली है, उस रीजन में नहीं मिली जहाँ जहाँ कॉन्कर्ड रीजन्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पहले किसी ने फतेह कर लिया है। तो इससे हमें क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे जो पीड़ा है, जो भी रिसेंट कॉन्क्वेस्ट किए गए हैं उनके रीजन में, ठीक है, वो इतने ज़्यादा पेनफुल थे उस रीजन के कि वो उस इशू को, या वो जो रूलर था उस टाइम पे, कोई भी रूलर हो, वो उस इशू को एड्रेस ना कर पाया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि अशोका इंस्क्रिप्शन में जो पीड़ा है, यानी कि जो एटीट्यूड है वॉरफेयर में जो चेंज हो गया वो कैसे हुआ। यहाँ पे मुद्दा यही है। अब फ्रेंड इसी फ्लो को आगे लेके चलते हुए हम वही बात करने वाले हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, जो है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, या मैं कहूँ लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एविडेंस, है ना, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। अभी तक हम ये प्रोबेबली समझ सकते हैं कि हमें कई सारे जो हैं लिमिट्स मिले हैं, ठीक है, जो भी एपिग्राफी जो है रिवील करती है। कभी कभार यहाँ पे हमें कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस मिलती हैं, जैसे कि जो लेटर है वो सही से इनग्रेव नहीं कर रखा होता या मिट जाता है, ठीक है, तो उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते। या ये भी हो सकता है कि जो इंस्क्रिप्शन है उसके जो लेटर्स हैं वो मिस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसी के साथ ये हमेशा हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते जो वर्ड यूज़ की गए इंस्क्रिप्शन में उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्लेस को लेकर स्पेसिफिक हो वो वर्ड या वो पूरा सेंटेंस, या टाइम को लेकर। अगर आप एक एपिग्राफिकल जर्नल से जाएंगे जो कि आपका बुक में दे रखा है, टाइमलाइन सेकंड में एपिग्राफिकल जर्नल, तो आप रियलाइज़ करेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इसी पे डिबेट करते हैं और इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो इंस्क्रिप्शन को रीड करने के तरीके हैं, उनके ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं, उन्हें हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं जब हम इंस्क्रिप्शनल एविडेंस को लेकर बात करते हैं। तो लोग अभी भी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं कि हमें उससे कुछ हद तक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें रियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल्दो हमें बहुत हज़ारों की तादाद में जो है इंस्क्रिप्शन मिली हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंस्क्रिप्शन को डेसिफर कर लिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है, ट्रांसलेट कर दिया गया है। इसी के साथ कई सारी इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो टाइम के साथ जो है ख़त्म हो जाती हैं या ख़त्म हो गई होंगी, जो क्योंकि अभी भी कई सारी इंस्क्रिप्शन जो हमें नहीं मिली होंगी। तो अभी जो अवेलेबल है हमें प्रेजेंट में, वही हम कह सकते हैं एक छोटा सा जो हमें इंस्क्रिप्शन है उसका एक फ्रैक्शन हम मान सकते हैं। और इसी के साथ एक और हमारी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो ये है कि
हर वो चीज़ जो हम कंसिडर करते हैं पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, वो ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो सिग्निफिकेंट हो वो रिकॉर्ड की गई हो इंस्क्रिप्शन में। एग्जांपल के तौर पे जो रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, है ना, और जो भी जॉयस थे या सोरोस थे, दुख थे, जो भी हमें डेली एक्सिस्टेंस में मिल रहे थे इस प्रैक्टिस में, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जो फोकस करता है, ठीक है, ग्रांट के ऊपर, यूनिक इवेंट्स के ऊपर। इसी के साथ जो है हमें कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो भी प्रोजेक्ट्स अगर किए गए हैं, हमें कोई एविडेंस मिला है तो उसके बारे में हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ज़रूरी नहीं हर एक पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट इंसिडेंट या सिग्निफिकेंट चीज़ इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड की गई होगी, ठीक है। तो हम पूरा फाइनल कंक्लूजन में यही कह सकता हूँ चैप्टर का कि एपिग्राफी अकेले जो है पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग आपको पॉलिटिक और इकोनॉमिक हिस्ट्री की नहीं दे सकती। इसी के साथ जो हिस्टोरियंस हैं वो नए नए एविडेंस और पुराने एविडेंस को भी क्वेश्चन करती है। स्कॉलर्स लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज़ के ये प्राइमरीली इंटरेस्टेड हैं किंग्स की हिस्ट्रीज जानने में। मिड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड से जैसे कि इकोनॉमिक चेंज और जो भी हमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में चेंजेस मिले, वो अब सीधा उभरना शुरू हुए हैं और इस टाइम के हिस्टोरियंस ने इन सारी चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस इनको लेकर प्रायोरिटाइज़ किया है, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। पिछले कुछ दशकों में, अभी हाल फिलहाल में ही, रिसेंट डिकेड्स में ही हमें कई सारे ग्रेटर प्री ऑक्यूपेशंस मिले हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनकी हिस्ट्री मिली है। क्यों? क्योंकि हमने इकोनॉमिक और सोशियो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया। तो हो सकता है कि ये प्रोबेबली एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो ओल्ड सोर्सेज की और हमें नए नए डेवलपमेंट्स मिले, नए नई स्ट्रेटजीज मिलें एनालाइज़ करने के लिए। और इसमें हो सकता है आने वाले समय में जो हिस्टोरियंस हैं वो जो भी एनालाइजेस हैं, जो भी करते हैं, इंस्क्रिप्शन को रीड करते हैं और जो भी हमें नए नए सोर्सेज मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उसको अच्छे से पढ़ा जा सके। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। मुझे आशा है आपको पूरा जो चैप्टर था और जो पूरा मैं कह सकता हूँ कंक्लूजन है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो भी हमने पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट सेकंड से लेके पार्ट थर्ड से लेके फ्लो में आपको समझाया है वो आप अच्छे से आगे पीछे करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके की बाकी स्टडी मटेरियल्स भी, बाकी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलते रहेंगे। हम इसी के साथ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स भी देते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जारी जो मीनिंग है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसमें क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएँ, क्योंकि जैसे मनुस्मृति ये सब कुछ कीवर्ड्स थे जो आपके बुक में यूज़ किए गए हैं, ताकि आप जब एक बार रीडिंग करें इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद तो आपको जो पूरा सिनेरियो है वो क्लियर हो जाए और जो आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेके वो 100% आउटपुट उसका ज़रूर निकले। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।